हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की थर्ड वीडियो जो होने वाली है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट। मैंने आपके लिए 2 वीडियोस अपलोड की थी, प्रीवियसली 2 पार्ट अपलोड किए थे। आज उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, जो कि होगा रेडॉक्स रिएक्शन का। तो जो हमने 2 पार्ट कवर किए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है और आज होपफुली ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आपको ये नाम में दिख रहा है रेडॉक्स, यहाँ रेडॉक्स के अंदर ये नाम 2 चीजों से मिलके बनता है। एक होता है रिडक्शन, RED stands for reduction and OX stands for oxidation। ये नाम आपने शायद कभी छोटी क्लास में सुने होंगे लेकिन कभी इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन को हम लोग 3 डेफिनेशन से लर्न कर सकते हैं। वैसे 4 होती हैं बट अभी टिल क्लास 10th आप लोग 3 डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप वहां लिख लेना अच्छे से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 हमारे पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन को रेफर कर सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, मैं भी दिखाऊंगा कैसे, और अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ये जनरली इलेक्ट्रोलिसिस में काम आता है, जो आपने पढ़ा है, ठीक है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनता है Na+, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम ये बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस बेसिस पे भी हम लोग ऑक्सीडेशन को जज कर सकते हैं। बाकी जनरली केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर एडिशन है तो भी ऑक्सीडेशन। तो आइए मैं कुछ रिएक्शन से आपको समझाता हूं। चलो मैं 2-3 रिएक्शन लिखूंगा। जनरली देखो हीटिंग जो होती है ना, हीटिंग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ज्यादातर। तो हीटिंग वाले रिएक्शन आपके सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। जैसे मैग्नीशियम को आपने बर्न करा तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियरली विजिबल है कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, या ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली आप और भी कर सकते हो, कैल्शियम को हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पे आप ये बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो दिखाओ कि हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ठीक है। देखो अगर हम H2S गैस को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से तो ये बेसिकली H2O हो जाएगा और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, SO2 गैस हो गई और हमारा वाटर बन गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन ऐड भी हो गया। तो ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ, हाइड्रोजन ऐड भी हुआ और एट द सेम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव भी हुआ और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन ऐड भी हुआ। तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। सो ये 2 रिएक्शन कुछ एग्जांपल थे आपके ऑक्सीडेशन के लिए। देखो हमें ना जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग से नहीं पढ़ना होगा, एक ही रिएक्शन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, तो वो आपका रेडॉक्स के ऊपर आएगा जहां पे मैं बताऊंगा अभी क्या होगा। तो इसलिए जल्दी से आगे चलते हैं। देन है रिडक्शन। रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन होंगी, इसकी अपोजिट होंगी एज पर ऑक्सीडेशन। तो यहां हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो वो भी आप बोल सकते हो कि रिडक्शन है। कैसे, क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो वो Cl नेगेटिव बन गया, तो ये आप बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो मतलब क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। तो ये हमारे 3 पॉइंटर्स हैं। इसके भी कुछ रिएक्शन देख लो। तो जो मैंने अभी प्रीवियस रिएक्शन लिखा था वैसे से ही कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। देखो कॉपर, उल्टा हो गया, हाँ ओनली कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, मतलब ये हुआ रिडक्शन इजीली। एक और रिएक्शन देखो ऐसा, लेड ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे कार्बन से, या जिंक ऑक्साइड ले लो, चलो
जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे कार्बन से तो ये जिंक हो जाएगा और ये CO2 गैस निकल जाएगी यहाँ से, या CO गैस भी निकल सकती है, वो मैं आपको थर्ड चैप्टर में सिखाऊंगा CO या CO2, बट अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमें ये देखना है बस कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बना तो मतलब ये रिडक्शन है। तो इस टाइप के रिएक्शन में आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। लेकिन जैसे मैंने बोला आपको दोनों साथ में पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं फटाफट रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब जहां पे ये दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हो वो रिएक्शन को आप लोग बोल सकते हो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। एग्जांपल लिख लेता हूं, उसके 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में है और तीनों ही एग्जांपल लिख के बैलेंस कर देता हूं, आपको समझ भी आ जाएगा। तो फर्स्ट था हमारा कॉपर ऑक्साइड वाला, प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है हमारा MnO2 वाला, MnO2 को HCl से रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। और तीसरा था लेड ऑक्साइड वाला जो एनसीईआरटी एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का MCQ है। तो ये है PbO प्लस कार्बन गिव्स यू Pb प्लस CO2, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है, इन तीनों में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, ये तो आपको इजीली विजिबल है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना मतलब ये हुआ रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ गया उसके पास, तो मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत इजीली विजिबल है। सिमिलरली यहाँ देखो मैंगनीज, Mn इज मैंगनीज, काफी लोग इसको मैग्नीशियम समझ लेते हैं, ये मैंगनीज है, ठीक है, निकल मैंगनीज वाला, ठीक है। तो मैंगनीज ऑक्साइड था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो मैंगनीज के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन। अब बात आती है HCl पे। तो HCl ना 2 चीजों में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हो तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, वाटर बन गया, मतलब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया। अगर आप क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखते हो तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसके पास से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl का, आइदर ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का टू फॉर्म वाटर और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन टू फॉर्म HCl, सॉरी टू फॉर्म क्लोरीन गैस फ्रॉम HCl। तो ये दोनों ही केस में HCl का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इजीली विजिबल है, लेड ऑक्साइड से बन गया लेड मतलब रिडक्शन, कार्बन के पास ऑक्सीजन चला गया मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपको रिएक्शन लिख के ऐसे एरो लगा के लिख देना है ताकि टीचर को भी इजीली विजिबल हो जाए। और उसके बाद आप लोगों को 2-3 चीजें लिखनी है इसमें। देखो क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, फिर आपको लिखना है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, फिर आपको लिखना है रिड्यूसिंग एजेंट, फिर आपको लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा प्रॉपर्ली लिखना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो एक चीज सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो भी आप इन चारों में नाम लिखोगे ऑल मस्ट बी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीक्यू में आप जहां भी देखो इनमें प्रोडक्ट का नाम लिखा है सीधा ऑप्शन में होगा ही नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई इस तरह से लिखे कि किसके रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ था। इसमें देखो हाइड्रोजन का हुआ था, आपको H2 पूरा नाम लिखना है, जो भी यहाँ रिएक्टेंट है पूरा नाम लिखना है उसका। काफी बच्चे करते हैं इसमें हाइड्रोजन टू वाटर लिख देते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये जिसको नहीं समझ आता मत लिखना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है वो यही जानना चाहता है, बट अगर इनकेस को आपसे पूछे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू होम मतलब क्या बना, तब आप लिख सकते हो हाइड्रोजन टू वाटर, अदरवाइज आप ये मत लिखना, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली कौन रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, पूरा लिखना है, कॉपर लिखोगे 0 मिलेगा, पूरा नाम लिखना है जो आपका रिएक्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस के लिए भी लिख देता हूं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज MnO2, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज HCl, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज PbO एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन, ठीक है। आप यहां भी सेम लॉजिक लगा देना, मैं एक में समझा देता हूं। आगे चलते हैं, ये चीज क्या लिखी है, जो ये लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, देखो समझने के लिए बहुत इजी है कि रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट हमेशा वो लोग होते हैं जो काम दूसरों के लिए करते हैं।
अगर कोई चीज यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है वो खुद का एजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हुआ, वो क्यों रिड्यूस हुआ? बिकॉज वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करना चाहता था। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिकॉज वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है वो इसको रिड्यूस कर रहा है ताकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो सके। तो यहाँ पे आके आपको उल्टा कर देना है कि जो रिड्यूस हुआ है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आया समझ? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स मिलेंगे, और इवन एमसीक्यू में आएगा तो 1 मार्क मिलेगा। आपके ऊपर है अब आपके कि एग्जाम में क्या आता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। लेकिन सबसे फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, रिएक्शन मस्ट है, आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। तो रिएक्शन पे फोकस करो, क्योंकि ये चैप्टर आपका मान के चलो कि चार मार्क्स का तो इसके एमसीक्यू होते ही हैं, ठीक है। 4 एमसीक्यू इस चैप्टर से होते हैं और एक 2 मार्कर, तो मतलब ये लगा लो 6 मार्क्स का ये चैप्टर मिनिमम है, 5 से 6 मार्क्स का, ठीक है। और उसमें सिर्फ रिएक्शन ही होंगे और कुछ नहीं होगा। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है करोजन। नेक्स्ट है करोजन। करोजन जैसे कि आप सब जानते हो कि किसी भी मेटल सब्सटेंस का खराब हो जाना व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। अगर हम किसी भी मेटल सब्सटेंस को एयर में रखते हैं बहुत लंबे समय तक, और वहां पे मॉइस्चर भी है, एयर भी है, सब कुछ है, तो वो जो मेटल का जो आइटम है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो बेसिकली खराब होना शुरू हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है कि whenever a metal substance is exposed to air or left alone for some time in atmosphere or air, they start corroding, and their lustrous and their strength will decrease। मतलब जो उनका lustrous है, मतलब जो वो शाइनीनेस होती है उनके अंदर, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। मेटल इज सेड टू बी corroded and the process is known to be corrosion, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग जैसे ही मेटल का नाम आता है सोचते हैं रस्टिंग। देखो रस्टिंग एंड मैं आगे उसे कंटिन्यूशन करता हूं। इन केस ऑफ आयरन करोजन इज नोन एज रस्टिंग। ये आपको याद रखना है, करोजन इज नोन एज रस्टिंग। कि भाई आयरन के केस में स्पेसिफिकली उसको नाम दिया गया है रस्टिंग, बट अगर किसी और मेटल में हो रही है तो आप वहां पे रस्टिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे कि जिंक अगर करोड हो रहा है तो उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, आप क्या बोलोगे? रस्टिंग हो रही है जिंक के अंदर? नहीं बोल सकते, बिकॉज रस्टिंग वर्ड हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ आयरन के लिए यूज करते हैं। बाकी मेटल के लिए हम क्या बोलेंगे? करोजन हो रहा है भाई, करोजन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो अब आगे चल, अब सब लोगों को इसमें एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, जहां पे आपको 3 टेस्ट ट्यूब बना के दिए हैं और आपको बोला है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग या फिर करोजन। तो करोजन होने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है। अब मॉइस्चर सिर्फ पानी से नहीं मिलता, ना ही सिर्फ एयर से मिलता है। मॉइस्चर के लिए वाटर और एयर दोनों चीज जरूरी है, तभी मॉइस्चर बनता है। तो अगर आप देखोगे 3 वहां पे, एक जगह पे आपने ऑयल डाल दिया, एक जगह पे डिस्टिल्ड वाटर है, और एक जगह पे पानी भी है और ऊपर से खुला भी है, मतलब वहां पे एयर भी है और वाटर भी है। अगर आप ऑयल डाल दोगे तो यहाँ पे वाटर तो है लेकिन एयर अंदर नहीं आ पाएगी। इसमें डिस्टिल वाटर है, तो भाई डिस्टिल वाटर में तो कोई आयन से नहीं होते, न्यूट्रल होता है, तो वो भी आपका करोड नहीं कर पाएगा। सिर्फ इस वाले टेस्ट ट्यूब में आपका करोजन पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। ये 2 टेस्ट ट्यूब में करोजन पॉसिबल नहीं है, ऐसी एक्टिविटी है। तो आप ये ध्यान रखना, मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर इन्वॉल्व्स वाटर एंड एयर, और स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, आप कुछ भी बोल सकते हो। वो आपको एमसीक्यू में जब आएगा तो उसके हिसाब से अपने आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ऑप्शन आपको किस हिसाब से दिए हुए। लॉजिक आपको पता होना चाहिए बस। कुछ इन्वायरमेंट में ना ये सोचते हैं कि करोजन का मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज सब लोग यही जानते हैं कि आयरन जब रस्ट होता है
तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जो कि इस बात सही भी है, बट हर मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना केमिकली रस्ट क्या होता है, केमिकली रस्ट इज Fe2O3। अनटिल एंड अनलेस एमसीक्यू में ये आपको लिख के ना दिया हो, अगर ऑप्शन में Fe2O3 भी है और ऑप्शन में Fe2O3.XS2O, ये आपको सेकंड चैप्टर में समझने को मिलेगा, ये साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्यों है अभी मैं नहीं समझाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। वो आपसे पूछेंगे केमिकली रस्ट इज डैश, अगर वहां पे दोनों ऑप्शन है तो ऑब्वियसली आप ये चूज करोगे, बट अगर वहां पे ये नहीं है, साथ में ऑप्शन है FeO, Fe3O4 या कुछ और ऑप्शन है, तो आप फिर ये चूज करोगे, ठीक है। Fe2O3 मतलब Fe2O3 का ही होता है। अब साथ में वाटर मॉलिक्यूल ऑप्शन में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो हमारे को ये आइडिया है कि भाई रस्ट जो मतलब आपका जो करोजन है वो जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे ही बनता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ मैं आपको एनवायरनमेंट के अंदर नाम दे देता हूँ, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम में चलो ठीक है वही होता है, उसका ऑक्साइड ही होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड मैग्नीशियम, ये तीन के ऊपर क्वेश्चन काफी आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है जब हम उसे एक्सपोज करते हैं एयर में। अगर हम कॉपर के कॉइन्स अगर कभी आपके घर में रखे हो तो आप देख सकते हो कि बहुत पुराने कॉपर के कॉइन्स जब आप रखोगे तो उसके ऊपर आपको ग्रीनिश लेयर दिखेगी। मैग्नीशियम का जो ऊपर लेयर होती है वो कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस ही लेयर होती है, बट वो किस चीज की लेयर है वो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सिल्वर के ऊपर ब्लैक एक लेयर आ जाती है, वो आप सब जानते हो। अगर आप सिल्वर आर्टिकल्स वेयर करते हो तो कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं वो देखेंगे। तो ये तीनों के अंदर ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना। सब लोग पूछेंगे ग्रीन कलर किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ठीक है। जिंक मैंने नहीं लिखा, सॉरी मैंने एल्यूमिनियम नहीं लिखा, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ही होती है, तो वहां इशू नहीं है, वहां नहीं पूछते हैं उस चीज को। और ये क्यों नहीं पूछते, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी थर्ड चैप्टर में भी आएगा, तो इसलिए वो चीज वहां पे भी हो सकती है, बट ये तो स्पेसिफिकली आपको यहीं पढ़ना है। तो ग्रीन कलर वो होता किस चीज का है, फिर देख लो, कॉपर कार्बोनेट का होता है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम के ऊपर लेयर आती है ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट की आती है। हिंट के लिए आप ये बोल सकते हो कि कॉपर भी डाइवैलेंट आयन है और मैग्नीशियम भी डाइवैलेंट आयन है, तो आप उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं कि whenever we do the magnesium ribbon burning experiment, we must clean the magnesium ribbon with the sandpaper before use. Why? तो उसमें आपको क्या करना है, we must clean the magnesium ribbon with the sandpaper because there is a layer of a magnesium carbonate, ये ध्यान रखना, which is obviously basic in nature। ये भी मैं आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा, बट ये अभी नोट्स में लिखना, बिकॉज ये सारे आपको एमसीक्यू में लॉजिक मिलेंगे। अब बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ये लिखा होता है एमसीक्यू में, तो बेसिक लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो उसके मेटल के ऊपर होती है, जिसको आपको साफ करना होता है बिफोर बर्निंग, ठीक है। सेम विद कॉपर कार्बोनेट। और यहाँ पे होता है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है जो कि ब्लैक कलर की लेयर होती है। तो ये आपको तीन मैंने करोजन के एग्जांपल दिए। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन ऑफ करोजन में सबसे पहले बाय अप्लाइंग पेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेंट लगा लो, ऑयल एंड ग्रीसिंग कर लो, अपने डोर्स की, साइकिल की, ऑयल एंड ग्रीसिंग, पेंट, ऑयल ग्रीस, देन गैल्वेनाइजेशन कर लो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, छोटी क्लास में किया होगा। लेयर ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ऑन आयरन आर्टिकल्स और एनी अदर आर्टिकल्स। हम लोग किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जिंक की लेयर चलाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और एक प्रोसेस और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन सेम चीज है, लेकिन जब हम जिंक के केस में करते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और जब हम अदर मेटल्स के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चार तरह से हम लोग करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर बनाना भी करोजन होता है, करोड होता है? नहीं, देखो ये हम लोग मेटल के लिए पढ़ रहे हैं, आप इसको फूड आइटम के साथ लिंक मत करना। और अब जो इसके बाद में पढ़ाऊंगा रेंसिडिटी, उसमें भी ध्यान रखना
किस स्पेसिफिक चीज के लिए पढ़ रहे हैं उसको, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बेसिकली जब आप अपने फूड आइटम्स विच आर कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जब उनको आप लोग एक्सपोज कर देते हो एयर में बहुत लंबे समय तक, जैसे गर्मी में होता है, अब बाहर रख देते हो खाने को, वो खराब हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो रेंसिडिटी में भी यही है, इफ वी एक्सपोज आवर फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन एयर, so they will become rancid and their smell and taste gets changed and the process is known as rancidity and the food known to be a rancid food which is unfit for eating। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या बोलेंगे कि तो रेंसिडिटी का प्रिवेंशन सब जानते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखो सबसे पहले खाने को। सेकेंडली आप उसको एडेड प्रिजर्वेटिव डालो उसमें ताकि लंबे टाइम तक आप उसको रख सको। और थर्ड है आप उसको रेफ्रिजरेट कर दो। 3 आपके लिए बहुत, ठीक है। अब काफी लोग से पूछते हैं बनाना का जब वो मतलब वैसे खराब हो जाता है बनाना, तो क्या वो रेंसिडिटी है? नहीं, देखो वो रेंसिडिटी नहीं है, वो तो एक नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी एक अपनी शेल्फ लाइफ है, तो 2 दिन में अपने आप खराब होगा। और इसमें ऑयल नहीं, ये बेसिकली हम वो चीजें बोल रहे हैं जहां पे ऑयल एंड फैट है, ठीक है, जो ऑक्सीजन या इन्वायरमेंट में रखने से खराब होगा। अगर आप चिप्स के पैकेट को खोलोगे नहीं तो वो नहीं खराब होगा, लेकिन बनाना को तो आप अगर अपने फ्रिज में भी रख दोगे ना 10 दिन तक तो भी वो खराब हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे इनको प्रिजर्व कर सकते हो, रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है व्हाई चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लश अ गैस इनसाइड अ पैकेट ऑफ चिप्स। अब इसमें 2 चीजें आपसे पूछ सकते हैं, नेम द गैस, सबसे पहले तो गैस का नाम, और कभी कभी साथ में नाम लिख के दे देते हैं कि व्हाई वी फ्लश दिस गैस इनटू द पैकेट ऑफ चिप्स। तो उस गैस का नाम नाइट्रोजन है, ठीक है, उस गैस का नाम नाइट्रोजन है। और हम क्यों फ्लश करते हैं इसको? बिकॉज इट बिहेव्स लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन को जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, जिस वजह से वो नॉन रिएक्टिव हो जाती है दूसरे अदर सब्सटेंसेस से, और हमारा जो फूड आइटम या जो हमारा जो चिप्स का पैकेट्स है उसके अंदर चिप्स हमारा काफी लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया नाइट्रोजन गैस है, और क्यों है? बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। अब इसके अंदर वो बहुत रेयरली एक चीज पूछते हैं कि अदर देन नाइट्रोजन विच गैस कैन बी यूज्ड। तो अदर देन नाइट्रोजन, देखो ऑक्सीजन के बारे में तो सोचना भी मत, बिल्कुल बिग नो। तो अदर देन नाइट्रोजन आप कोई नोबल गैस यूज कर सकते हो लाइक आर्गन, बट ये भी बहुत रेयर केसेस में होगा। बट एक हमारे क्वेश्चन के लिए थ्योरेटिकली हम लोग ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी सैंपल पेपर में कहीं कि अदर देन नाइट्रोजन आप कौन सी गैस को यूज करोगे, तो आप लिख देना नोबल गैस लाइक आर्गन एंड अदर नोबल गैस, बस इतना लिख के आप छोड़ देना। हीलियम मत लिखना बिकॉज हीलियम थोड़ी सी रिएक्टिव होती है ज्यादा, हीलियम मत लिखना। आप आर्गन लिख देना सेफ साइड के लिए, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। मैंने आपको इसमें रिएक्शंस भी कवर कराए, मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी बताया, मैंने आपको बैलेंसिंग भी सिखाई, मैंने आपको ये पूरा एक चैप्टर ऑल टुगेदर पढ़ा दिया है। तो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये तीनों सेक्शन, तीनों लेक्चर मेरे। तो मैं आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, उसमें हम लोग लाइट डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।